नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित यूपी पैट की सीरीज चला रहे हैं। इस यूपी पैट की सीरीज की आज 5वीं महत्वपूर्ण वीडियो है। अब तक हम यूपी पैट की इस सीरीज में 4 वीडियो पीछे दे चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। यूपी पैट की यह सीरीज़ यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। यूपी पैट की इस सीरीज़ में हम सामान्य ज्ञान में इतिहास की तीनों शाखाएं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, इसके अलावा भूगोल, राजनीति शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, उत्तर प्रदेश स्पेशल, कंप्यूटर, करंट, इन सभी से प्रश्नों को इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर सभी विषयों की अलग अलग क्लास भी चल रही है। आने वाले लेखपाल एग्ज़ाम के लिए ग्राम समाज और विकास की क्लास भी हमारी प्लेलिस्ट में शामिल है, जिसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा इतिहास के आधुनिक भारत से लिया गया है। गांधी जी से पूर्व अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो गांधी जी से पूर्व अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व अनुसुईया बेन साराभाई के द्वारा किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के विषय में। तो यह आंदोलन मार्च 1918 में प्रारंभ हुआ था, जिसमें मिल मालिकों द्वारा फ्लैग बीमारी के बोनस को वापस लेने एवं वेतन वृद्धि के लिए मजदूरों ने इस आंदोलन को किया था। तो हमारे देश में उस समय पर फ्लैग नामक बीमारी चल रही थी, जिसकी वजह से मज़दूरों को मिल मालिकों द्वारा फ्लैग बोनस दिया गया था, परंतु कुछ समय बाद ही मालिकों द्वारा इस फ्लैग बोनस को वापस ले लिया गया, जिसके विरोध में मज़दूरों ने यह आंदोलन किया। अनुसुईया बेन साराभाई के आग्रह पर ही गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े थे। यह आंदोलन गांधी जी का प्रथम आमरण अनशन माना जाता है। याद रखिएगा, गांधी जी का प्रथम आमरण अनशन इस आंदोलन को माना जाता है, जबकि प्रथम सत्याग्रह के रूप में चंपारण को माना जाता है। तो दोनों बातों के विषय में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो सामान्य हिंदी पर आधारित है। एक साथ सभी सरकारी कार्यालयों में सूचना देने के संबंध में दिया गया पत्र क्या कहलाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक साथ सभी सरकारी कार्यालयों में सूचना देने के संबंध में दिया गया पत्र परिपत्र कहलाता है। पत्र लेखन पर आधारित 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सभी सरकारी विभागों को एक साथ सूचित करने के संबंध में मुख्य कार्यालय द्वारा परिपत्र जारी किया जाता है। इसमें आदेशात्मक, संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक पत्र और होता है, जिसे अधिसूचना पत्र के नाम से जाना जाता है। तो अधिसूचना पत्र सर्वोच्च पदों पर शोभित व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की ओर से जारी किया जाता है। तो इस प्रकार के पत्रों को अधिसूचना पत्र कहा जाता है। तो दोनों प्रकार के पत्रों के विषय में याद रखिएगा, परिपत्र और अधिसूचना पत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा इतिहास के मध्यकालीन भारत पर आधारित है। गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीछे भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का। इस वजह से इल्तुतमिश गुलामों का भी गुलाम हुआ और इसी नाम से इसको जाना जाने लगा। इतिहास में गुलामों के गुलाम के नाम से इल्तुतमिश को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में ख़रीदा था। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का गठन किया, जिसे गुलाम चालीसा अथवा तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा तुर्कान ए चहलगानी के विषय में। इसके अलावा इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम अपने नाम की टकसाल जारी की थी और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी है इल्तुतमिश के विषय में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भूगोल और स्टैटिक जीके पर आधारित है। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ पार्क किस झील में स्थित है? तो यह मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्क है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। इस झील में केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। भूगोल की सीरीज में हमने नदियों, झीलों, दर्रों, बंदरगाहों
इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो को कवर किया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं यहाँ और झीलों के विषय में। आंध्र प्रदेश की हुसैन सागर झील में भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा आंध्र प्रदेश की हुसैन सागर झील में स्थित है। इसके अलावा महाराष्ट्र की लोनार झील जो है ज्वालामुखी के अवशेष पर बनी हुई है। तो यह भी याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर कोई धूमकेतु आकर गिरा था, जिस वजह से यहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ और बाद में आगे चलकर इस ज्वालामुखी के अवशेष पर महाराष्ट्र की लोनार झील का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है और थारू जनजाति से अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आज सभी पॉइंट्स देख लेते हैं। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। यह प्रश्न अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखिएगा, थारू जनजाति के लोग ही दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनके यहाँ बदला विवाह और बजहर पर्व भी होता है। तो इनके विषय में भी देख लीजिए। थारू जनजाति के लिए लखीमपुर खीरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। थारू जनजाति करात वंश से है और मुख्यतः ये चावल की खेती करते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति के विषय में है। इनको ज़रूर याद कर लीजिए। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात और भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं अभी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इतिहास के प्राचीन भारत से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म में कुल 4 महत्वपूर्ण संगीतियाँ हुई थी, जिनके विषय में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही संगीतियों पर एक प्रश्न यहाँ भी शामिल है, देखते हैं। कुंडल वन में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी या किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो कुंडल वन में जो आयोजित हुई थी चौथी संगति बौद्ध संगति, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसके कश्मीर को ही कुंडल वन के रूप में जाना जाता है। तो चारों बौद्ध संगीतियों के विषय में एक बार जान लेते हैं कि बौद्ध संगीति किस स्थान पर, किसकी अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में हुई है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता और अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में साबर कमीर या कई जगह सारव कमीर भी लिखा होता है, तो इसकी अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में मोगलीपत्तनम की अध्यक्षता और अशोक के शासनकाल में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण संगति है। इसके अलावा चौथी जो महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति है कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इस प्रकार डायरेक्ट प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई या किस शासनकाल में हुई या किसकी अध्यक्षता में हुई। तो चारों बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जब हमारी बौद्ध धर्म पर आधारित जो मास्टर वीडियो आएगी, उसमें हम इन सभी बौद्ध संगीतियों के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे कि कौन सी बौद्ध संगीति में क्या बात महत्वपूर्ण घटना हुई है। तो इस प्रकार की मास्टर वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे राजनीति शास्त्र पर लिया हुआ है, संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि हमारे संविधान में कुछ जो महत्वपूर्ण नियम हैं वे किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इस प्रश्न में देखते हैं। याद रखिएगा, मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यह बात भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और आपातकालीन संबंधी अधिकार जर्मनी से, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रावधान याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्य विज्ञान पर आधारित है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़कर बाकी के सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन से 1 या 2 प्रश्न ज़रूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनके अलावा जीवाणु विषाणु से होने वाले रोगों से संबंधित प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं विज्ञान के विषय से परीक्षाओं में। हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही है उसमें हम इन चीज़ों को कवर करेंगे।
तो और आगे देख लेते हैं। विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाए जाते हैं जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू, नारंगी, टमाटर और इसके अलावा अमरूद भी याद रखिएगा, अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी धूप में पाया जाता है, जबकि विटामिन ई वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है। और ज़्यादातर सभी विटामिन सब्जियों से मिल जाते हैं, हरी सब्जियों से। और विटामिन्स के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम किसी मास्टर वीडियो में विटामिन्स की कवर करेंगे। देखिए, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक मास्टर वीडियो को समझने का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए पहले आप बेसिक चीज़ें इन हमारी सीरीज़ में जान लीजिए। उसके बाद जब आप मास्टर वीडियो पढ़ेंगे तो आपको उस वीडियो में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट जगेगा। तो चलिए देखते हैं अभी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कंप्यूटर पर आधारित है, यानी कि कंप्यूटर साइंस से लिया गया है। www के आविष्कारक कौन हैं? तो www के आविष्कारक जो हैं टिम बर्नर्स-ली हैं। और www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यह भी याद रखिएगा। कंप्यूटर में कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें पूरा नाम भी पूछा जाता है, यानी पूर्ण रूप से www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इस तरीके से काफ़ी और भी प्रश्न बनते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या है, ALU का फुल फॉर्म क्या है, CD का फुल फॉर्म क्या है, इन पर आधारित वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगी। चलिए अभी देखते हैं इस प्रश्न में। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, यानी कि कंप्यूटर का जो जनक है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इंटरनेट के संस्थापक बिंट सर्फ हैं। इंटरनेट की जो खोज है वह बिंट सर्फ के द्वारा की गई है। कंप्यूटर के बायो ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्थापक गैरी कल्डल हैं। BIOS जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, बायो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा कंप्यूटर हार्ड डिस्क के जो संस्थापक हैं रेनॉल्ड जॉनसन हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण संस्थापक हैं, इनके विषय में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। GK और करंट पर आधारित है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के लीक होने के कारण हुई थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस प्रश्न को करंट के माध्यम से इसलिए रखा गया है क्योंकि 7 मई 2020 को भी एक गैस कांड हुआ है, जिसके विषय में हम इस प्रश्न में ही जान लेंगे। सबसे पहले भोपाल गैस त्रासदी के विषय में पढ़ लेते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने के कारण यह कांड हुआ था भोपाल में। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की एक यूनियन कार्बाइड बनाने वाली गैस फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक हो जाने के कारण विस्फोट हो गया, जिसमें 8000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, यानी लगभग 8000 लोगों की मौत हो गई थी और काफ़ी लाखों में लोग इससे प्रभावित हुए थे। और अभी कुछ समय पहले 7 मई 2020 को विशाखापत्तनम की जो एक फार्मा कंपनी है वहाँ पर भी एक गैस रिसाव के कारण हादसा हुआ, जिसका कारण जो गैस थी उसका नाम है स्टायरीन गैस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। स्टायरीन गैस के विषय में याद रखिएगा। विशाखापत्तनम का जो गैस त्रासदी हादसा हुआ है अभी प्रेजेंट में, कुछ समय पहले 7 मई 2020 को, उसका प्रमुख कारण थी स्टायरीन गैस। तो इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।